स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। इससे पहले के जो क्लास था, वीडियो क्लास, उसमें हम लोगों ने फंगी का जो बेसिक इंफॉर्मेशन था उसको हम लोगों ने गैदर किया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फंगी। फंगी के स्ट्रक्चर जो होते हैं, जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसका हम लोग आज शुरुआत करने जाएंगे। चूँकि इससे पहले जो दो हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ा था, उसमें वायरस जो कि बहुत छोटा, फिर उससे बड़ा बैक्टीरिया, फिर उससे बड़ा हम लोग जो है ना एल्गी और फंगी को देखेंगे। तो आज हम लोग फंगी देखने जा रहे हैं। ये फंगी का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है बड़ा सिंपल होता है, बिकॉज ज़्यादातर फंगी माइक्रोस्कोपिक है, कुछ मल्टी सेलुलर हैं जो कि हमारे नेक्ड आई से दिखाई दे सकते हैं। हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फंगी को आज स्टार्ट करेंगे। हम लोग दो बात जानते हैं कि एक तो फंगी जो स्टार्टिंग फंगी हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर में हम लोगों ने इससे पहले के क्लासेस में मैंने इसका डिस्कशन किया था, ईस्ट यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर जो ही जब ये शुरू होता है तो हाइफी से शुरू होता है। हम लोगों ने ब्रेड मॉल्ट्स का जिक्र किया था, जिसको राइजोइड्स भी बोलते हैं। ये यहाँ से मल्टी सेलुलर स्टार्ट होता है। हम लोग दोनों का अभी स्टडी करेंगे, दोनों के बारे में वेल डिस्कशन करेंगे यहाँ पे कि स्ट्रक्चर ऑफ फंगी, स्ट्रक्चर ऑफ फंगी। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्ट्रक्चर कुछ फंगी का हम लोगों ने फिगर जो है स्केच किया था। आज हम लोग उसी का डिटेल करने जा रहे हैं। क्या होता है फंगी जो होता है बड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म है। फंगी इज सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। इट विल बी either unicellular और मल्टीसेलुलर। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का हम लोग जिक्र करेंगे। मल्टीसेलुलर में देखेंगे कि मल्टीसेलुलर फंगी has thread-like structure। Multicellular fungi has thread-like structure called mycelium। ये हम लोग जिक्र किए थे इसका, called mycelium। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थोड़ा सा फिगर भी ड्रॉ करेंगे। वन सेकेंड हम लोग यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है, दीज स्ट्रक्चर, 1 मिनट। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये थ्रेड जो देख रहे हैं, ये हाइफी है। ये हाइफी है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी यूनिट ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दैट इज कॉल्ड हाइफी।
यानी मल्टी सेलुलर फंगी हैज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। और ये नेटवर्क जो होते हैं इसके, ये सारे जो नेटवर्क दिखाई देते हैं, ये सब के सब जो नेटवर्क हैं, ये पूरा नेटवर्क जो है ये कहलाता है हमारा, ये नेटवर्क कहलाएगा नेटवर्क ऑफ हाइफी। ये कहलाता है माइसेलियम। यहाँ पर जो है ना गड़बड़ लिखा गया था, यहाँ पर हाइफी होना चाहिए, फिर इसीलिए लिखने में प्रॉब्लम हो रहा था। हाइफी, ये स्ट्रक्चर जो है हाइफी कहलाएगा। और नेटवर्क जो इसके हैं, पूरा नेटवर्क जो दिखाई देता है, ये इसके कहलाते हैं माइसेलियम। ठीक है, फिर हम लोग आगे ड्रॉ भी करेंगे और डिस्कशन भी करेंगे। यहाँ पर देखें क्या, फंगी हैज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। ये माइसीलियम कहलाता है। ठीक है, अब इसी में जो है ना एक पिन लाइक, पिन जो हम लोग पेपर पिन लेते हैं, पेपर पिन इस तरह का होता है, ऊपर में गोल राउंड शेप होता है, नीचे पॉइंट पतला होता है, यही पेपर पिन लाइक, यानी पेपर पिन लाइक यहाँ पर स्ट्रक्चर होते हैं। ये पेपर पिन लाइक स्ट्रक्चर है। हम लोग पिछला में स्ट्रक्चर इसका देख चुके हैं, फिर भी यहाँ पर हम लोग इसका कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए डिस्क्रिप्शन अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर ये ब्रेड मॉल्स हैं, ब्रेड मॉल्स, ये ब्रेड है हमारा, ब्रेड, ये ब्रेड मॉल्स हैं, ब्रेड मॉल्स, ब्रेड मॉल्स। और ये जो पिन लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसके ऊपर ये स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम। इसी में स्पोर बने होते हैं जो इसके रिप्रोडक्शन में इसको सहायता करते हैं। ये लाइन यहाँ पर हम लोग को लिखना भी है, ये लाइन हम लोग को लिखना। तो माइसीलियम हो गया, इसमें लिखेंगे देयर आर पिन लाइक स्ट्रक्चर, पेपर पिन, देयर आर पिन लाइक there are pin-like structure called sporangium. Sporangium contains spores. ये स्पोर्स को कंटेन करता है और ये रिप्रोडक्शन करने में इसको सहायता देता है। एंड आर responsible for रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ से ये फिगर है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फिगर, मॉड्स का फिगर है ये। और इस तरह से हम लोग देखें
कि फंगी का मल्टी स्ट्रक्चर जो मल्टी सेलुलर का स्ट्रक्चर यहाँ पर हम लोगों ने ड्रॉ किया है। इसके बाद हम लोग यूनिसेलुलर का ड्रॉ करेंगे, ईस्ट का। ईस्ट में क्या होता है, यूनिसेलुलर कैसे होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन है, और जो है ना इसमें हम लोग एक लाइन और जोड़ देते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल इसमें नहीं होता है इसलिए ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। तो हम लोग लिखें ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल फंगी इज हेटेरोट्रॉप्स। इस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, हेटेरोट्रॉप्स होंगे तो कैसे होंगे। अब हम लोग इसको नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद ईस्ट का हम लोग यूनिसेलुलर का देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हम लोग मल्टीसेलुलर का डिस्कशन कर लिए, ईस्ट यूनिसेलुलर का डिस्कशन कर लें। ईस्ट जो है फंगी, ये यूनिसेलुलर है, सॉइल में भी मिलेगा, एयर में भी मिलेगा। ये सॉइल एयर दोनों जगह एडिक्वेट अमाउंट में मिलता है। ईस्ट भी तो हेटेरोट्रॉप्स ही है, क्योंकि वहाँ भी हमारा ये क्लोरोफिल नहीं होता है। यानी फंगी का क्लास ही ऐसा बनाया गया प्लांट के लिए जो क्लोरोफिल कंटेन नहीं करता, इसलिए उसको प्लांट से अलग किया गया, लेकिन प्लांट के ही वो ग्रुप में रखा गया है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो नॉन क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, यानी क्लोरोफिल उसमें नहीं होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है। यही क्लासिफिकेशन है। तो ईस्ट भी हमारा जो है ना क्लोरोफिल उसमें नहीं होता, वहाँ लैक होता है। लेकिन ईस्ट का हम लोग देखें, स्ट्रक्चर ऑफ ईस्ट, आपको ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये यूनिसेलुलर है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ईस्ट इज, या ईस्ट आर लिख सकते हैं, ईस्ट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये जो है ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये दो जगह तो बहुत आसानी से मिलते हैं। दे आर फाउंड in air and soil। ये एयर में मिलेंगे भी और सॉइल में भी मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है ईस्ट के साथ, सबसे बड़ी बात ये है कि ईस्ट जो है ना, इसको हम लोग क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल मतलब ये नॉन लिविंग फॉर्म। ये कम से कम एक ईस्ट को अगर हम नॉन लिविंग फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ईस्ट के ग्रुप को नॉन लिविंग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये कम से कम 4 साल तक सरवाइव कर सकता है, 4 इयर्स तक। इसलिए क्या किया जाता है कि ईस्ट को क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करके पाउडरी लाइक संरचना बना के और उसके छोटे छोटे पैकेट बना दिए जाते हैं, जो आपको बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में उसका यूज होता है, जहाँ पर फर्मेंटेशन कराना होता है, जैसे बेकरी है, अल्कोहल बनाने वाले जो इंडस्ट्री हैं, इन तमाम जगहों पर जहाँ पर फर्मेंटेशन का काम होता है, यही ड्राई जो हमारा क्रिस्टल फॉर्म जो हमारा फंगी का है, उसको हम लोग यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पर ये लाइन लिखना कहीं से बुरा नहीं होगा
कि इसको उस लाइन को यहाँ पर ज्वाइन कर लें कि फंगस आर yeasts are converted into crystal form. ये क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं एंड दे आर, चूंकि फुल स्टॉप है इसलिए एंड नहीं लिखे, they survive up to 4 years in crystal form. इस क्रिस्टल फॉर्म में ये कम से कम 4 साल तक सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, सो the crystal form of yeast, the crystal form of yeasts are used. Crystal form of yeast is used in the bakeries and fermentation, या ऐसा कर दे सीधा एक लाइन में, used in fermentation is used in the fermentation के लिए क्रिस्टल फॉर्म को यूज किए जाते हैं और इसके छोटे छोटे पैकेट बनाए जा सकते हैं। बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, घर में इडली डोसा बनता है वहाँ पर भी यूज करते हैं, लेकिन क्रिस्टल फॉर्म हम लोग नहीं यूज करते हैं। हम लोग ऐसे ही हवा में छोड़ देते हैं, जहाँ पर से ईस्ट, जो एयर में जो ईस्ट होते हैं वो वहाँ पर इन्फेक्टेड करते हैं उस डो को, और फिर वो जो है ना उसको फर्मेंटेशन करता है उसका। तो इस तरह से हम लोग देखें क्या कि ईस्ट का ये जो है ना छोटा सा डिस्कशन है। हम लोग अब इसके सेल के बारे में देखें कि सेल इसके कैसे कैसे होते हैं, ये उसमें कैसे अरेंजमेंट होता है। तो आप जानिए कि सेल जो होते हैं ईस्ट का एडवांस सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, इसलिए यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस होगा। और फिर डबल मेम्ब्रेन्ड जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, approximately all types of the double membraned organelles are present inside the yeast cell। और उसमें क्या होता है कि चूंकि ये प्लांट सेल है तो एक बड़ा वैक्यूल्स भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्लांट सेल में जो जो चीज़ होता है उसमें क्लोरोफिल के अलावे बाकी सारे चीज़ देखने को मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट केवल नहीं हो। तो हम लोग इसको नोट कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसका डिस्कशन करेंगे। ईस्ट सेल का हम लोग देखें, ईस्ट सेल में सबसे पहले एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है। ये हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके चारों ओर हम लोग जाते हैं चिटिन, जिसको काइटिन भी बोलता है, होता है। चिटिन का एक सेल वॉल लेयर होता है, चिटिन सेल वॉल लेयर, यानी ये जो लेयर हम लोग बना रहे हैं ये सेल वॉल का लेयर, ये सेल वॉल के लेयर है, चिटिन का बना हुआ, वो भी लिख लेते हैं आप।
अब इसके अंदर चूंकि ये हमारा प्लांट सेल है, हम लोग फिगर में लिख लें यहीं पे, फिगर ईस्ट का। चूंकि ये प्लांट सेल है इसलिए इसमें एक बड़ा ये क्या नाम वैक्यूल्स देखने को मिले। प्लांट सेल का सबसे बड़ा कैरेक्टर, ये बड़ा वैक्यूल्स वियर करता है। ये हम लोग लिखे वैक्यूल। वैक्यूल। अब यहां पर फिर न्यूक्लियस हम लोग को देखने को मिलेगा। चूंकि न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस है, ये यूकैरियोटिक है, इसलिए ट्रू न्यूक्लियस यहां पर आएगा। यानी ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोलस फिर यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म फिर यहाँ पर साइटोप्लाज्म। ये सब साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर फिर माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ बना लेते हैं। एक दो और बनाए, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी एप्परेटस भी होंगे। गोल्जी एप्परेटस या गोल्जी बॉडी लिख दीजिए इसको, गोल्जी बॉडी। फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम के साथ है, यानी यहाँ पर ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ER विथ राइबोसोम या रफ ER कर लीजिए, RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर जो है ना फ्री भी कुछ राइबोसोम होता है, यहाँ पर राइबोसोम लिख दीजिए। राइबोसोम। इस तरह से हम देखते हैं सारे के सारे जो हमारे माइक्रो ये क्या नाम है डबल मेम्ब्रेन जो सेल ऑर्गेनेल्स है सारे प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स हैं, प्लाज्म ये क्या नाम है सेल वॉल है, इसलिए इसको प्लांट सेल में डाला जाता है। अब हम लोग इसी को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन करेंगे। ईस्ट लिखेंगे, ईस्ट सेल is eukaryotic it bears all double membraned cell organelles
cell organelles like mitochondria, Golgi body, endoplasmic reticulum, ER जिसको बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं, रफ और स्मूथ। तो रफ होगा तो RER और स्मूथ होगा तो AC। ठीक है। गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर वैक्यूल हैं, वैक्यूल, उसके बाद राइबोसोम, एटीज। इतने सारे चीज को ये बियर करते हैं। इस सेल इज यूकैरियोटिक। It wears all double-membraned cell organelles like mitochondria, Golgi body, endoplasmic reticulum, vacuole, ribosome, etc. The cell wall is present. The cell wall is present, which is made by चिटिन या काइटिन बोलिए, इससे बने होते हैं। ठीक है। क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, so it is heterotrophs. It wears all double membranes cell organelles like mitochondria, Golgi body, endoplasmic reticulum, vacuole, ribosome, etc. The cell wall is present, which is made by the chitin. Chloroplast is absent, so it is heterotrophs. यहाँ देख लें, कुछ छूटा तो नहीं, साइटोप्लाज्म छूटा है। साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, वैक्यूल, एक लाइन और जोड़ दें, इट रिप्रोड्यूस यानी इस्ट रिप्रोड्यूस करता है बाय asexually, that is binary fission, asexually ये रिप्रोड्यूस करता है एक बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, और दूसरा बाइनरी फ्यूजन और बाय बॉन्डिंग। ये दो तरह से रिप्रोड्यूस करता है, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा या बॉन्डिंग के द्वारा। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फंगी या हार्मफुल इफेक्ट ऑफ, इसको नोट करें। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखें इकोनॉमिक
importance, economic importance of फंगी। फंगी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहला, यह फंगी के जगह नहीं, फंगी ही कर लीजिए, इस तो हो ही गया फंगी। कुछ फंगी ऐसे हैं, खास करके हमारे यहाँ जो मशरूम्स हैं, इसका यूज हम लोग फूड के रूप में करते हैं। तो लिखेंगे एज फूड, एज फूड। some fungi is used as food. एग्जाम्पल में लिखेंगे मशरूम्स में कौन कौन से मशरूम्स हैं? रामेरिया, एगेरिकस, मॉर्सेला, इस तरह से पांच ऐसे मशरूम्स हैं जो हम लोग भोजन के रूप में, फूड के रूप में उसका यूज करते हैं। इसमें मॉर्सेला में डबल एल। ठीक है, दूसरा क्या है? ईस्ट्स है। ईस्ट्स आर यूज्ड, ईस्ट इसलिए कि ईस्ट भी फंगी है, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर नाम डाल के हम लोग कर रहे हैं। ईस्ट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग bread, idli, डोसा, etc. उसके बाद हम लोग देखें ईस्ट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस मेनी विटामिन्स। बहुत सारे विटामिन्स हैं जिसका फॉर्मेशन ईस्ट के द्वारा होता है। इटली में आइकन। ठीक है, तो फूड के सेंस में और भी सारी चीज़ें बेवरेज के रूप में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जो इंडस्ट्रीज में हम लोग पढ़ेंगे। एज ए फूड हम लोगों ने इतना डिस्कशन किया है। फिर इन एग्रीकल्चर देखें, इन एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या क्या होता है। इन एग्रीकल्चर फील्ड में हम लोग देखें, ये फील्ड में हम लोग क्या करते हैं? सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग फंगस का यूज करते हैं। तो लिखेंगे फंगस आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। फंगस आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल में पेनिसिलियम, राइजोपस, आइए राइजोपस, एस्परजीलस etc.
ठीक है। some fungi some fungus are used some fungus are used as food some fungus या fungi ही कर लीजिए इसको। some fungi are used as food mushrooms Ramaria agricus marcella yeast are used for the making bread idli dosa etc. Yeast are used to produce many vitamins in agriculture fungi are used to increase soil fertility एग्जाम्पल में पेनिसिलियम राइजोपस एस्परजिलस etc. इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इंडस्ट्रीज के जो क्षेत्र हैं उसमें क्या क्या हेल्प मिलता है फंगी के द्वारा, इसको हम लोग नोट करते हैं। उसके बाद हम लोग लिखें इन इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज में कौन कौन से इंडस्ट्रीज में आएंगे। फर्स्ट लिखेंगे मेडिसिन इंडस्ट्रीज में हमारा जो इम्पोर्टेंस ऑफ फंगी है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो फंगी से बनाए जाते हैं। मेनी एंटीबायोटिक्स बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो फंगी से बनाए जाते हैं। और फिर हम लोग लिखें जाइम्स इन्वर्टेज है, माल्टेज है, बहुत सारे जाइम्स बनाए जाते हैं। मेनी एंटीबायोटिक्स जाइम्स आर प्रिपेयर्ड बाय फंगी से बनाए जाते हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स है ये पेनिसिलियम से बनता है, जाइम्स हैं जो कि हमारे ईस्ट से बनता है। दूसरा हम लोग लिखें वेवरी एंड बेकरी। बेकरीज ब्रेवरी BREWERY एंड बेकरी। ठीक है। different types of bravery are made by different types of bravery are made by फंगी। एग्जाम्पल में हम लोग लिखें अल्कोहल, फिर जो है ना विनेगर है, या साइट्रिक एसिड कर साइट्रिक एसिड में एसिटिक एसिड, उसके बाद फ्यूमरिक एसिड, गैलिक एसिड etc. ठीक है। फिर हम लोग लिखें yeasts are
in bakery to produce bread and baked biscuits. ब्रेड एंड बेक्ड बिस्किट्स बनाने में इसका यूज होता है। तीसरा हम लोग देखें, तीसरा इन चीज इंडस्ट्रीज फंगी आर यूज्ड। चीज इंडस्ट्रीज में फंगी का यूज किया जाता है। दीज आर द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंगी। अब हम लोग देखेंगे इसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट यानी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फंगी। 2-3 पॉइंट हैं बस, इसके बाद इसको नोट कर लीजिए। जाइम्स की जगह ना एंजाइम्स कर लीजिए, एंजाइम्स। अब इसका देखें हार्मफुल इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फंगी। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फंगी क्या होता है, इसको देखें कि ये चूंकि हेट्रोट्रॉफ्स है तो अपना फूड किसी दूसरे जगह से लेगा, यानी अपने प्रिपेयर नहीं करेगा। तो जो पैरासाइट्स होंगे ये डिफरेंट टाइप्स के बीमारियां कॉज करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दे कॉज डिजीजेस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस in plants and animals। प्लांट्स और एनिमल्स में ये डिफरेंट टाइप्स के डिजीज को कॉज करते हैं। दूसरा, दे स्पॉइल फूड एंड प्रोड्यूस टॉक्सिन। ये हमारे भोजन को खराब करता है और उसमें टॉक्सिन यानी विष, पॉइजन पैदा करता है जो हमको हार्म करता है। उसके बाद दे कॉज स्किन डिजीजेस इन ह्यूमन। फिर हम लोग लिखें दे कॉज प्लांट डिजीजेस ऑल्सो। Like एस्मट जो पक्सिनिया से होता है, रस्ट, ATC कर दीजिए। They cause plant disease also, फुल स्टॉप कर दीजिए, एज कर लीजिए, एज। फिर से मिला लें इसको। They cause different types of disease, they cause different types of diseases in plants and animals. They spoil food and produce toxin
They cause skin diseases in human. They cause plant diseases also, as smut rust etc. These are the harmful effect of fungi. इसको नोट कर लीजिए.